And now, to further mark the commencement of this auspicious event, I would like to invite Dr. Atal Andre. This is the first East Summit of IIT Ropar, and it is going to be inaugurated by these esteemed faculty in charge and Mr. Ashmi Grover. Very first East Summit of IIT Ropar. This incubator foundation is building a culture of deep tech research facilities to startups. आवाज आ रही पीछे? प्रोफेसर साहब ने इंग्लिश बोलते, एक मैडम बोल रही स्टार्ट कर ले, मैंने बोला नहीं स्टार्ट नहीं करना, बुलाया क्यों था पहले? फिर तू तेरे को लग रहा है कि मैंने जेई क्लियर करा, मैं इंग्लिश में भी अच्छा हूँ। हिंदी में पूछ क्या पूछना है? सर मैं काफी बोझ हल्का करके आया वैसे, इंग्लिश इतनी अच्छी वैसे भी नहीं हुई। आपने वो समझ गया था मैं पहले। बड़े भी हो और काफी टाइम से देख भी रहे हो, तो पिछले कुछ सालों से क्या इम्प्रूव हुआ है आपके टाइम से और क्या इम्प्रूव करना चाहिए? ये 2000 से 2004 तक, 2004 में मैं ग्रेजुएट हो गया, उसके बाद मैं मुड़ के नहीं गया वापस। मैं क्यों जाऊंगा, मतलब हो गया ना, पक्का लगा नहीं था, कोई सब्सटेंस ही नहीं जो क्लियर करनी थी, ठीक है। तो कई बार लोग पूछते हैं कि आईआईटी में और बाकी कॉलेजेस में क्या फर्क है, ठीक है, आपके हिसाब से क्या बेटर हो गया है? अबे डेटा पॉइंट भी तो होना चाहिए। जब तुम आईआईटी गए, बाय डेफिनेशन तुम कहीं और नहीं गए, तो मेरे को घंटा पता है क्या फर्क है। अब मैं जब 2004 में पास आउट हो गया और अभी तू पढ़ रहा है, तो मेरे को क्या समझ आएगा क्या फर्क है? नहीं, कुछ और तरीका सोचने का बता देंगे। Mr. Sneer has added the spice to the conversation. So I have a question for you. Bangalore जाओ, US जाओ, जबकि आजकल सारे काम ऑनलाइन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मीटिंग्स ऑनलाइन हो रही है, पिच ऑनलाइन हो रही है, तो क्या उस चीज में भी लोकेशन कोई फर्क डालती है स्टार्टअप की स्केलिंग पे? Yes, अगर क्वेश्चन ये है कि स्टार्टअप करनी है तो कहाँ करनी है और कहीं से भी क्यों नहीं कर सकते जब सब कुछ ऑनलाइन है, द फैक्ट इज इफ यू लुक एट द कंप्लीट सेट ऑफ स्टार्टअप्स इन इंडिया, दो ही शहर हैं, दिल्ली एनसीआर है और बैंगलोर है। Even Bombay is a place where a lot of startups have started, but then they had to decide to shift to Bangalore at some time. So, and उसका रीजन ये है कि सिर्फ ऑनलाइन होने से चीजें नहीं बनती ना, टीम तो बनानी पड़ेगी। धंधा खड़े करने के लिए तुम्हारे को टीम के साथ काम करना है, you have to hire people, you have to get work out of people. So this in any case मेरे को तो ये ऑनलाइन वाला कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं आता। I was one guy even during COVID. I used to call everyone to office, ठीक है, because technically हम emergency services में आते थे, payments emergency service है, in some sense. तो मैं तो COVID के टाइम भी I didn't even miss office for a single day. तो I think एक दिन जबरदस्ती मोदी जी ने थाली भिजवा दी थी, तब बैठना पड़ गया था, वरना पुलिस वाले मेरी थाली बजा देते। बट अदर देन दैट तो आई नेवर इवन वर्क वन डे रिमोटली। सो इफ यू वांट टू बिल्ड समथिंग यू नीड टू बी क्लोज टू द मार्केट, यू नीड टू बी क्लोज टू वेयर द टैलेंट इज, एंड टुडे इट इज मोस्टली बिटवीन दीज टू सिटीज। उसके बाद भोपाल में जाके स्टार्टअप करनी कर लो यार, बट then you should understand कि getting talent would be tougher and getting product feedback would be even more tougher for you guys. As far as working in India, working outside India goes,
सी मैं तो सबको सिंपल चीज बोलता हूँ, एक चीज पढ़ना क्लियर कर लो ना लाइफ में कि सक्सेस इज ओनली मटेरियल सक्सेस, कोई और कॉमन फैक्टर ही नहीं है। अपने आप को दिलासा देने के लिए 10 चीजें बोल लो खुद को, जिसने ज्यादा पैसा ज्यादा कमाया वो ज्यादा सक्सेसफुल है, दैट्स इट। अब तुम बोल दो कि यार मैंने तो मास्टर्स भी कर ली, मैंने पीएचडी भी कर ली, मैं बहुत समझदार हूँ, ठीक है, और दूसरा बंदा 5वीं के बाद पढ़ा ही नहीं और तुमसे ज्यादा पैसे कमाया, भाई वो मेरे लिए तो वो ज्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। सो एंड द अदर थिंग इज समवेयर वी have this notion of fake patriotism, saying कि देश के लिए कुछ करना है, भाई कुछ नहीं करना देश के लिए, you don't owe the country shit, right? I'm being very candid about it. All you need to do is optimize for yourself. Now if optimizing for yourself means doing an undergrad at IIT and doing a master's in Stanford, please do it. ठीक है, you are with absolute zero guilt. मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने यहाँ पे अपना बेस्ट इनपुट लिया, उसके बाद मेरे को बेस्ट इनपुट यूएस में मिल रहा था, मैं यूएस चला गया। If you feel that working overseas is going to give you more satisfaction and is going to give you more money and more chances of growth, please do that. You don't need to work for an Indian company. तो अपने मन से ना ये एकदम बिल्कुल हटा दो कि ज्योग्राफी शुड बी अ कंस्ट्रेंट। मैथमेटिक्स में है ना कि इफ यू पुट टू मेनी कंस्ट्रेंट्स यू विल गेट अ लोकल ऑप्टिमम, इफ यू ब्रॉडन द कंस्ट्रेंट्स यू गेट अ ग्लोबल ऑप्टिमम, राइट? सो all of you are super smart, super sharp people who work really hard. Go for the global optimum, right? And ये फालतू के फर्जी वो नहीं लगाते अपने लिए, क्या कहते हैं, constraints. So yeah, that's my 2 cents on it. See, ethical is a very loaded word. मतलब टेक्निकली तो तुम चरस बेचने को भी बोल दो कि स्टार्टअप है, but I don't think that sits within the societal norms or the laws of the country, right? So whatever you are building should be within what the society accepts or what is the societal norm, right? The only thing with startups is ki, and especially the ones which become big, right, which are not run of the mill stuff, is they're always pushing the boundary. ठीक है, मतलब कोई क्रिकेट में भी यार मैच तुम 1-1 2-2 रन लेके नहीं जीतते, इट इज ऑलवेज अबाउट टेकिंग द रिस्क एंड पुशिंग द बाउंड्रीज की बाउंड्री कंडीशन के मैं कितने आसपास ऑपरेट करूंगा। समटाइम्स यू आर आल्सो पुशिंग द बाउंड्री, राइट? बाहर जाके बॉल को वापस उछाल के अंदर कैच करते हैं, राइट? दैट लुक्स स्पेक्टेक्युलर आल्सो। इवन विद स्टार्टअप्स इज द सेम थिंग। आप एक चीज समझो, दिस कंट्री गॉट इंडिपेंडेंस 75 years ago or 78. कॉन्स्टिट्यूशन के 75 साल हो गए। या जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो लॉज 75 साल पहले लिखे गए थे, जब लोगों के पास मे बी टेलीग्राम था एज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, वो भी इफ यू वर रियली फॉर्चुनेट इनफ, पावरफुल इनफ, और अ सरकारी बाबू और हैड अ लॉट ऑफ मनी, यू कुड यूज इट। वो वाले लॉज आज की डेट में क्या मार्केट है वो कभी इमेजिन ही नहीं कर सकते थे। सो ऑल लॉज ऑफ द कंट्री आर आउटडेटेड, एब्सोल्युटली आउटडेटेड, एंड दैट इज द नेचर ऑफ लॉज एवरीवेयर। अब 2 तरीके धंधा बनाने के, ईदर यू से कि मैं जो बना रहा हूं वो तो कहीं पे लिखा नहीं है कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बनाऊंगा, तो भाई आई एम परफेक्टली विद इन द लॉ। द अदर व्यू इज से कि नहीं, कहीं पे लिखा नहीं है, नहीं बना सकते, तो मैं नहीं बना सकता। सो दो ही मोड्स हैं। आई सब्सक्राइब टू द मोड से कि अगर लिखा नहीं है कि मैं नहीं कर सकता तो मैं कर सकता हूं।
Very classic example I'll tell you. When in 2018 I started BharatPe, with the QR codes we were putting, the fundamental call I took is कि मैं KYC नहीं करूँगा मर्चेंट का। KYC क्या होता है कि भाई तुम अपना आधार दो, पैन दो, आइडेंटिफाई करो कि तुम क्या हो, मेरे को प्रूफ दो कि तुम्हारा बैंक अकाउंट है। Why? Because technically I was not taking money out of the merchant's bank account. मेरा QR क्या कर रहा था, उसके बैंक अकाउंट में पैसे डाल ही रहा था ना। Now look at it this way, आज की डेट में अगर तुमको किसी से पैसे लेने हैं, you can send him a WhatsApp पे पिक्चर ऑफ योर चेक, उस चेक में अकाउंट नंबर भी है, IFSC कोड भी है, ये दो चीजें चाहिए, वो दो चीज यूज करके कोई भी बंदा तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल सकता है। तो मैंने भी वही करा, मैंने बोला कि यार मैं भी तो पैसे भेज ही रहा हूं ना, मैं पैसे भेजने के लिए KYC क्यों मांगूंगा सामने वाले का। एंड पीपल यूज्ड टू टेल मी कि नहीं अरे तू जो कर रहा है इलीगल है, तू मरेगा, बिकॉज पेटीएम में तो सबके KYC करें आज तक। एंड आई टोल्ड देम बिकॉज पेटीएम वाज ऑपरेटिंग इन अ डिफरेंट सिनेरियो वेयर ही वाज क्रिएटिंग अ वॉलेट, मनी वाज गेटिंग लोडेड इनटू द वॉलेट। मेरे केस में वो है ही नहीं, कस्टमर के अकाउंट में पैसे पड़े हैं, वो किसी मर्चेंट को दे रहा है, ठीक है। एंड आई डिडंट डू KYC। In 6 months I was able to put 50 lakh QR codes, which Paytm took 10 years to put. Now from 1 lakh, आधे लोग बोलते थे अरे मरेगा तो कहीं ये ऐसे ही होता है, but then you have to question and get a convincing answer कि क्यों होता है, and if you're not getting a convincing answer then you can do it, right? The other basic philosophy in life is यार कि don't seek permission, seek forgiveness. किसी से पूछना नहीं कि सर मैं कर सकता हूं, क्योंकि the moment you ask someone, the other person feels powerful, right? And the power is in saying no. There is no power in saying yes, because then that guy says कि इसने मेरे से मांगा मैंने दे दिया, मेरी तो औकात ही नहीं है, ठीक है। So 90% of time if you ask someone कि सर मैं कर सकता हूं क्या, जवाब नहीं आने वाला है। उससे अच्छा कर लो, उसके बाद अगर वो भड़क रहा हो तो उस माफी मांग लेना, मुझे पता नहीं था सर आपसे भी पूछना होता है। मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं जो AI के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं, पर हम फाउंडेशनल टेक लाइक GPT या फिर OS लेवल इनोवेशन क्यों नहीं कर पा रहे? फॉर एग्जांपल GPT US में बन रहा है, DeepSeek चाइना में, बट इंडिया में क्यों नहीं? Why aren't more VCs investing in this space? इसका बहुत सिंपल रीजन है कि तुम अभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं हो, तुम वो कर ही नहीं सकते जो तुम्हारे मन में आ रहा है। क्या कर सकते तुम कौन सोच रहे हैं इस रूम में बैठ के, कौन बंदा डीप टेक सोच रहा है मेरे को बता दे भाई, ठीक है IIT है, मतलब एक बाहर वालों का नोशन है कि यहाँ पे क्या सोचते होंगे, मेरे को पता है ना तुम क्या सोचते हो सर। The reason for that is कि US and China are developed economies, and those are economies which do not live in the past. Now, if you have ever interacted with the US guy or you have ever interacted with the Chinese guy, they are never talking about what was achieved in the past. They never talk about it. मैंने आज तक किसी को US में मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट किया, कोई ऐसे नहीं बोलता था अरे थॉमस जेफरसन ऐसा था, रॉबर्ट केनेडी ऐसा था, बात ही नहीं होती है। They are all talking about what is new in the market, what is the next thing coming up, right? In China I don't know even if they teach history, I don't know, right? Maybe they do, but even if you speak with Chinese people, they are always at the job. They are building something, they are doing something, right? हम तो उसी दुनिया में रह रहे हैं जी। 5000 साल पहले हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी जो आज भी लोगों के पास नहीं है, अभी थी तो काम हो गई। तो we as a country, we are not developed.
be from a mindset. We are always looking in the past, thinking the best is behind us. If you always thinking कि नहीं मैंने तो ये सब कुछ अचीव कर लिया था 5000 साल पहले, उसके बाद बाहर से लोग आके ले गए, and that is becomes the generic mindset. You will not question things and you will not go after what needs to be built. So yeah, that's a sad state of affairs. You guys are more worried about या मेरी मास्टर्स में कहीं एडमिशन हो जाए या मेरी प्लेसमेंट हो जाए. कौन में तुम में से ये बोल रहा है कि भाई मेरे को डीप टेक करना है? एक बंदा बता दो जो मेरे को बोल रहा है कि नहीं ना मेरे को मास्टर्स करनी है ना मेरे को प्लेसमेंट चाहिए, मैं तो डीप टेक करना है. दैट इज व्हाट आई केम टू आईआईटी फॉर. जीरो. ठीक है. बट on social media we want to compare ourselves with the US and we want to compare ourselves with the China because we feel we are intellectual people, right? We're way behind. You need 20 years of 10% plus growth in economy for you to be a developed country where people genuinely are thinking 20-40 years ahead and are willing to spend 20-40 years of their prime life living that dream or building that up. अभी कुछ नहीं है भाई, 8 लाख की प्लेसमेंट मिल जाए बहुत सही है. अर्ली स्टेज फाउंडर्स, नए फाउंडर्स, उनको जब इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं वो लोग, तो इन्वेस्टर एक चीज पूछता है रेवेन्यू कितना है. मतलब यहाँ पे इकोसिस्टम है, तो अब यार रेवेन्यू होगा तो इन्वेस्टमेंट मिल ही जाएगी. बट ऐसे बंदे जो थोड़ा टेक साइड में जा रहे हैं, सैस प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसमें इतनी जल्दी रेवेन्यू आना मुश्किल होता है क्योंकि कंपेटिटर्स बहुत है सैस में. तो उस पर आपका क्या कहना है? एज एन इन्वेस्टर आपका पीओवी क्या है उस पर कि रेवेन्यू होना चाहिए फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो कितना होना चाहिए? कितने इन्वेस्टर के पास गया? 12. भाई तो क्या बना रहे फिर? मेरे को see here's the thing, coming from an IIT you have an advantage. Let's be very clear about it. Okay? People talk about the IIT club and all that. I'm not a big believer in that because I think IITians by nature are very competitive. तो वो एक दूसरे का काटने में भी दो बार नहीं सोचते हैं. तो बाहर वालों को लग रहा है बड़ा भाईचारा, बड़ा क्लब है, साले तुम चाकू छुरियां पकड़ा दो यहाँ पे पता लग गया कत्लेआम हो जाएगा. तो बट as a brand, when you carry the IIT brand, right, you will have doors open up, you will have investors listen to you, and उसका reason ये है कि historically there are many IITians who have done stuff and built things, right? So there's a credibility to it. There is no investor I've ever pitched to who on first day said कि भाई मेरे को पता रेवेन्यू कितना है. And अगर वो मेरे को पूछ भी लेता, मैं बोलता कि मेरे पास रेवेन्यू होता साले में तेरे पास आता. मतलब क्यों आता? अभी अगर मेरा रेवेन्यू होता, प्रॉफिटेबिलिटी होती, तो मैं खुद ही बनाता रहता ना धंधा अपने स्पेस पे. Why would I come to you? So it's not that you need revenue for anything. What you are trying to build, you should be clear about it. What is the customer pain point you are trying to address? Is your solution the best solution to address that pain point? And do you have an advantage over another guy who could try to build it sometime? बस ये 3 चीजें बतानी है. अगर कोई भी ढंग का इन्वेस्टर होता है जिसके पास पैसे हैं और विलिंगनेस टू राइट चेक है, वो पैसे डालने के बहाने ढूंढ रहा होता है, ना करने के बहाने नहीं ढूंढ रहा होता. ठीक है. तो कोई भी ढंग का बंदा होगा, अगर उसको समझ आ गया कि नहीं है कि जेन्युइन कस्टमर का पेन पॉइंट है और अगर इसने सॉल्व कर लिया कुछ बड़ा बनेगा, यू विल ऑलवेज गेट द चेक. सो रेवेन्यू इज नॉट अ प्रीरिक्विजिट फॉर एनीथिंग. लुक एट द फर्स्ट स्टार्टअप इन द कंट्री वाज फ्लिपकार्ट. ठीक है. टिल डेट इट हैज नॉट मेड अ प्रॉफिट. इट्स द मोस्ट फंडेड स्टार्टअप, इट्स द मोस्ट वैल्यूड स्टार्टअप एट 35 billion. Like, but they build a good business. They know eventually when the cash flow starts coming, it will start coming, in truckloads. But
investors have bought into the story. They keep investing in it, and no one has ever, day one asked anyone about revenue. Really nice explanation. हमारे पास जो हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी अच्छा है, बट मोस्टली लोग एसडी साइड जाना चाहते हैं। तो हमें अपने करिकुलम या किसी भी चीज में क्या चेंज करना चाहिए ताकि लोग हार्डवेयर डेवलपमेंट साइड में जाएं? ये करिकुलम में कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। The fact is, as a सॉफ्टवेयर ऐसी चीज है जो ब्यूरोक्रेसी देख नहीं सकती, ठीक है, तुम उसको रेगुलेट नहीं कर सकती, और टैंजिबल नहीं है, कोई हाथ में नहीं आती, तो ब्यूरोक्रेसी वाले तंग नहीं करते सॉफ्टवेयर में। सो दिस होल IT ecosystem, tech ecosystem, startup ecosystem has been built because the bureaucracy could not stifle it. The unfortunate part about manufacturing is कि वहाँ पे bureaucracy will stifle you day one. It is neither the lack of knowledge nor lack of expertise जिसकी वजह से इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। It is because भाई तुमको मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जाना है, लैंड लेने जाओगे, लैंड खरीदने में तुम्हारी जान निकल जाएगी, इतना महंगा लैंड है, ठीक है। You have to take so many approvals. You have to take pollution board का approval, फलाना approval, you have to deal with GST, right? And no self-respecting person, educated person wants to deal with those things, right? And that's why for everyone the simpler thing to do is saying कि यार सॉफ्टवेयर में घुस जाओ, ठीक है, अपनी सॉफ्टवेयर फॉर्म बना लो, कोई तंग करने भी आएगा क्या देखेगा, उसको सारा कोड तो चलाना आता नहीं है, SQL की क्वेरी तो नहीं मार सकता वो, ठीक है, बैठ के कि ये हुआ वो हुआ। So I think that's the bureaucracy and the pain in manufacturing is the reason there is little manufacturing and people are not attracted to the manufacturing hard engineering things, and everyone finds soft engineering as the easy thing to do. So that was all from our side. Now I would like the audience to ask some questions. जो आप लोग कौन से अनकन्वेंशनल मॉडल्स या फ्रेमवर्क्स जो आप यूज करते हो किसी भी कुछ की बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए या कुछ किसी बिजनेस को इवैल्यूएट करने के लिए? कैसे फिलोसफिकल क्वेश्चन पूछते हो यार, साइंस स्टूडेंट हो यार, कुछ स्पेसिफिक पूछो, क्या मॉडल है, क्या मॉडल, क्या बताऊं सर? किसी भी जैसे एज ए इन्वेस्टर हाइपरबोलिक पैराबोलॉइड मॉडल है। सर जैसे कि फ्रॉम द लाइक इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू लाइक या फ्रॉम द स्टार्टअप पॉइंट ऑफ व्यू, जब आपने भारत पे बनाया स्टार्ट करा था, फॉर्म करा था, तब आपने कौन से लाइक मेथड यूज करे थे कुछ जो और लोग नहीं यूज कर पाते जिससे एक स्टार्टअप बड़ा बनता है? मेरा तो सीधा सीधा ये पॉइंट ऑफ जो पूछना चाहता हूँ। एक चीज बहुत सिंपल है कि अगर कुछ भी बड़ा धंधा बना रहे हैं, यू हैव टू पिक अप अ स्पेस व्हिच इज बिग इनफ, ठीक है। तो आई पिक द पेमेंट्स बिकॉज पेमेंट्स इज यूनिवर्सल, भी हर ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए पेमेंट करनी है। तो मेरे को ये पता था कि यार जितनी तुम्हारी जीडीपी होती है उससे 6 या 7 टाइम्स पेमेंट फ्लो होता है इकोनॉमी में। तो अगर तुमने इसको ढंग से पकड़ लिया तो बे इंतहा हुआ है, मतलब देयर इज एंडलेस अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद सोच रहा हूँ यार ये तो कैप आउट हो गया, जितना अपॉर्चुनिटी था सब मैंने कर लिया, अब मैं और क्या करूँ, राइट? सो आई थिंक पिकिंग अप समथिंग व्हिच इज बिग इनफ, बोलते हैं टोटल एड्रेसेबल मार्केट क्या है, टैम क्या है, दैट और टारगेट एड्रेसेबल मार्केट क्या है, वो बड़ा होना चाहिए। And the other thing is कि कुछ solution whatever you bringing should be a genuine solution to a genuine problem. आधा टाइम जो होता है हम उसको retrofit कर रहे होते हैं कि नहीं मेरा solution अच्छा है, मैं problem ढूंढता हूँ। It can never be that way. You have to find a solution to a problem, not a problem to a solution. I worked at Amex for 2.5 years. At Amex, our problem was we used to charge
दुकानदार 2.6%, कि भाई अगर 1000 रुपए की ट्रांजैक्शन होगी 26 रुपए हम रखेंगे और 974 रुपीज तुम्हारे अकाउंट में आ जाएंगे, एंड पैसे आएंगे 2 दिन बाद। एंड द प्रॉब्लम वाज कि इवन इन अ हाई एंड मार्केट लाइक खान मार्केट इन दिल्ली व्हिच इज हाईएस्ट रेंट इन एशिया, वहां पे भी अगर आप एमएक्स का कार्ड देते थे ना तो दुकानदार बोलता था कि मशीन नहीं चल रही, कार्ड मशीन नहीं चल रही, और वो कभी रीजन नहीं था, सब मशीन चल रही होती थी, नेटवर्क भी सही आ रहा होता था, सब कुछ सही होता था। दुकानदार क्या बोलता था कि यार मेरे पास वैसी मार्जिन कम है इंडिया में रिटेल में, अगर मैंने इनको 2.6% छोड़ दिया उससे अच्छा मैं इसको बोल देता मशीन नहीं चल रही तो ये अपना वीजा का कार्ड दे देगा, वीजा के कार्ड पे 2% या 1.5% था, और आज ज्यादा खुंदक में आ गया तो कैश दे देगा, कैश दे दिया तो मेरे 2.6% बाय जस्ट प्रॉम्प्टिंग हिम बन गए। And that was the reason digital payments were not growing, because Paytm was also trying to charge that 2%. At BharatPe we made that zero, because UPI infrastructure was bank account to bank account, it was free. तो भी अगर मैं अपने दोस्त के बैंक अकाउंट में पैसे डाल सकता हूँ तो मैं मर्चेंट के बैंक अकाउंट में भी पैसे डाल सकता हूँ, सेम आर्किटेक्चर है, सेम ट्रांजैक्शन रेल है, तो वहां पे मर्चेंट भी पैसे देगा जब मेरा दोस्त ऐसे नहीं दे रहा। So that's what you need to build. You need to build a real solution to a real problem and a big enough problem. And if you do that well enough, most of your chances of being successful are high. Thank you, sir. Sort of investor हो, तो जब आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप में पैसे डालते हो तो उसके अंदर आप क्या देख के डालते हो? बिकॉज जो अर्ली स्टेज स्टार्टअप है उसके अंदर कोई फंडामेंटल एनालिसिस नहीं होती है, ना उसके पास रेवेन्यू होता है, ना उसके पास कोई रेशियोज वगैरह जो होते हैं, तो आप क्या देख के डालते हो कि आपको लगता है कि हाँ इसमें पैसे डालूंगा? तो आप वो इन्वेस्ट जो आप फाउंडर्स हैं आप उनको देखते हो, या प्रोडक्ट देखते हो, या जो मार्केट कैटेगरी में है मार्केट साइज वगैरह आप वो देखते हो? एंड एज एन इन्वेस्टर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और एज एन बिजनेसमैन आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? मेरे को स्टार्टअप में पैसे डालते हुए 10 साल हो गए। माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वाज जनवरी 2015, वी वर सिटिंग इन फेब 25। मेरे को सिर्फ बंदा या बंदी समझ आता है कि उस फाउंडर में दम है या नहीं है, इज ऑल आई एम लुकिंग एट। बिकॉज बिजनेस क्या, अगर ढंग का बंदा बंदी होगा वो सोचेगा बड़ा और सोचेगा फंडामेंटल, ठीक है। A lot of time people start passing judgment on the business or the product that he has built early on. The fact is, any product any guy introduces in the market, वो 6 महीने बाद खुद ही असर होता है कि मैंने क्या उतारा था। Because आप कुछ सोच के उतारते हो, आपको मार्केट से फीडबैक मिलता है, आपको समझ आ जाता है इसको चेंज करना पड़ेगा। 6 months down the line, your product looks diametrically opposite to what you thought would work in the market. So there's no point in passing judgment on कि opportunity कितनी बड़ी है, competition क्या है, product क्या है। मेरे को तो ये देखना है कि founder solid है नहीं, उसके फंडे क्लियर हैं, he is doing it for the right reason, right? And for me right reason is most important है। मतलब कई बार लोग आते हैं देश के लिए कर रहे हैं, देश का भला होगा, ठीक है भाई, मैं अपनी चेकबुक छुपा देता हूँ। तब जो मतलब इफ यू स्टार्ट टॉकिंग वेग थिंग्स, नॉन साइंटिफिक थिंग्स लाइक सोसाइटी के लिए कर रहा हूँ, देश के लिए कर रहा हूँ, भाई सीधा बोलो पैसे के लिए कर रहा हूँ, मेरे को रईस बनना है, ये रईस बनने का सीधा श्योर शॉर्ट तरीका है। एंड दिस द पॉट ऑफ गोल्ड एट द एंड ऑफ इट, एंड आई एम गोइंग फॉर दैट पॉट ऑफ गोल्ड। सो रीजन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव 90 इन्वेस्टमेंट्स. I don't remember the name of the company. I don't remember the name of the business or the brand. I will definitely remember the name of the founder. मेरे Excel sheet में भी there's a column of founder's name first, then the name of the company in which the money has gone into. So yeah, it's always the people. So this is a follow-up question. नहीं भाई तूने ज़्यादा पैसे दिए क्या? पीछे वाले से पूछा तुम बहुत मतलब क्या? डेट करके छोड़ना चाह रहा है, कैसे जा रहा है?
एक ही रेड फ्लैग है कि इन्वेस्टर के पास पैसे नहीं है, टाइम मत बर्बाद कर उसके बाद। नो सी हियर इज द थिंग, डिस्पाइट हाउ बिग अ फाउंडर यू आर और हाउ स्मार्ट यू थिंक यू आर, जब तुम पैसे उठाने जाओगे ना, तुम 100 लोगों को भी मिलोगे, एक ही बंदा जो हाथ खड़ा करेगा बोलेगा मैं पैसे डाल रहा हूं, ठीक है? तो ऑप्शन क्या है भाई? जब एक बंदे ने हाँ बोला तो उसी से शादी करनी ना, मेरे पास क्या ऑप्शन है? मैं बोलूँ नहीं इसमें ये ठीक नहीं है वो ठीक नहीं है, वो बोलेगा भाई देख पैसे तो यहीं से आ रहे हैं, ठीक है? या तो उठा के धंधा शुरू कर या तो नखरे मारते रहे। सो आई डोंट थिंक as founders we really have a choice. Whoever is the investor who says first yes is the guy you have to gravitate towards, and there are no red flags you can address in that. सौरभ सेकंड ईयर से सर, इधर पढ़ाई के क्वेश्चन तो सबने पूछ लिए हैं, सब फिलोसफिकल पूछ रहे हैं, कोई इन्वेस्टर के लिए पूछ रहे हैं, मैं इधर आया था एंटरटेनमेंट के लिए। सर मेरे को आपको दोगलापन वाला डायलॉग सुना। ये देख, मैं एक्टर तो हूँ नहीं, फिलहाल अभी तक तो नहीं हूँ, ठीक है? बाकी का आगे का नहीं पता, बट सी वो दोगलापन शब्द मेरे मुंह से निकल गया था क्योंकि मेरे को गुस्सा आया हुआ था उस टाइम उस बंदे पे, और मेरे हिसाब से बहुत ही नॉर्मल वर्ड था वोकैबुलरी का, मतलब एटलीस्ट मेरी वोकैबुलरी में तो था। अब तुम जेनजी वाले हो, तुमने पता नहीं कौन सी वोकैबुलरी पढ़ी, डिक्शनरी पढ़ी है, तुम्हारे में नहीं था, तो ऑल ऑफ अ सडन पीपल थॉट कि कोई नया शब्द आ गया बॉस, ठीक है? इट वाज लाइक अ जेनजी स्लैंग टाइप की, स्ले बोल दिया किसी ने, ठीक है? और सब बोल रहे हैं स्ले इज द वर्ड। तो दोगलापन व्हेन आई स्पोक इट बिकेम वायरल बिकॉज ऑफ मीम्स। तो and by the way I have not never used the word after that. I've practically never used it, and a lot of places I go people say sir वो वाला डायलॉग सुना दो, and मैं I was then saying कि ठीक है गुस्सा दिला मैं तो सुनाता हूँ। तो नहीं यार, the only thing I did was I took the trademark of the word दोगलापन, so DOGLAPAN if you search, I've got a registered trademark of that because I'm a businessman, मेरे को ये सोचना है कि कैसे काम करेंगे। Sad part is कि जो आशीष चिंचलानी को देखा था उसमें होता है ना every time वो फूंक मारता है तो पैसे आ जाते हैं उसके पैसे से कुछ उससे बहुत सकता है, बट इंडिया में ऐसा नहीं है ना कि every time you use the word दोगलापन कि मेरे अकाउंट में 2 रुपए गिर गए, ऐसा कुछ नहीं होता। So I took the trademark, I sat on it for a while, I didn't know how I'm going to use it. Then I wrote my autobiography, and मैंने उसमें वहाँ पे वो word use कर लिया, and जो Penguin, which was the publishing house, वो felt कि पागल हो गया, हर बंदा autobiography अपने नाम से छापता है, and मेरा नाम भी unique enough था कि भाई ठीक है उससे भी बिक जाती, but I felt कि नहीं यार ये चीज़ वायरल हुई है, इसकी वायरलिटी को यूटिलाइज तो करो कहीं पे, कहीं तो मोनेटाइज करो। सो आई एंडेड अप नेमिंग द ऑटोबायोग्राफी दोगलापन। इट वर्कड वेल फॉर मी। आई हैव सोल्ड 1.2 लाख हार्ड कॉपीज, which is a big number because the biggest author in the country is Chetan Bhagat. Again same education background, IIT Delhi, IIM Ahmedabad. He has written lot more books. And he has cumulatively sold, I think, around 8 lakh copies, is what I have told. So, to sell 1.2 out of an autobiography, single book was a huge number. And then I also had the advantage of new startups. So I published my thing on Audible. I published it in Hindi on Kuku FM. And on Kuku FM it had some 40 lakh listens. So, yeah, that's the Douglas story. इंडिया इज लैंड ऑफ एग्रीकल्चर, बट यहाँ पे इतने स्टार्टअप एग्रीकल्चर के आ नहीं रहे, तो इसका रीजन क्या है सर? एग्रीकल्चर के स्टार्टअप नहीं आ रहे, सबको शहर जाना है ना, शहर से गांव पहुंच जाता है, तो जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो सब लोग को ही लगता है कि डूइंग एग्रीकल्चर बिलो द डिग्री, एंड दैट इज द
fundamental problem in India. There is no dignity of labor. ठीक है? One more thing, sir. आजकल पूरा तो कर रहे थे. And a lot of things, and this is also something you will have a constraint in. यहाँ पे बंदा बीटेक करके 30,000 रुपए की सैलरी कमाने को तैयार है. मैं तेरे को बोलूं कि तेरे आईटी के मेन गेट के सामने एक ढाबा डाल दे और तू महीने का 3 लाख रुपए कमाएगा, right? You will not do it. The fact is this, because we have a class system of what is good work and what is bad work. Even at our own cost. कि भी पैसे दिख रहे हैं वहाँ पे सामने जा रहा है, but you will never pick it up because we are worried about judgment, saying कि मेरे पे कोई judgment पास कर देगा कि साला आईटी करके देख क्या कर रहा है. So dignity of labor is the major reason why these things are not happening. मैं इसको बोल रहा था हिंदी में बोलो, मैं तो कोई अंग्रेजी का शब्द सिखाता हूँ. एक अंग्रेजी में कहावत होती है, प्लेइंग टू द गैलरी. ठीक है, प्लेइंग टू द गैलरी मतलब वो बोलो जिसमें सब लोग करेंगे वो. तो ये वो वाला सवाल था. दूसरी बात, भाई कहीं पे मैं गया क्योंकि मेरे को बुलाया गया. अब मेरे को बोला गया कि ये स्क्रिप्ट है, इसके हिसाब से आपको जाना है, 5 मिनट मिलना है किसी से, आपको आगे जाना है. मैं तो किसी से कोई लड़ाई करने गया नहीं था. ठीक है, ना मेरे को खुद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उसने उस टाइम उठाई, मैं हंस के आगे चल दिया बिकॉज मेरे को तो मिसअंडरस्टैंडिंग थी नहीं. ना मेरे को इतने पैसे मिले थे कि मैं वहां पर जाके लड़ाई करूं. इतने पैसे मिले थे कि यहाँ जाना है, लड़ाई के पैसे नहीं मिले थे. लड़ाई के मिलते तो वो भी कर लेते. फ्री में नहीं देंगे ना किसी को कुछ, ये फंड है. तो सॉरी टू डिसअपॉइंट यू. बॉक्सिंग वगैरह करे तो, बट आई वांट टू डू समथिंग, पता नहीं क्या करना है. सो इफ देयर इज वन थिंग यू लाइक टू टेल मी कि कुछ ऐसा सा देख सकते तेरे पे पैसा नहीं लगेगा. नहीं यार देख, यहाँ पे तो इंजीनियरिंग करने आया था ना, तो पहले तो इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया. See, it's a genuine question. The thing is, our education system is such that by the age of 22, 23, जब तक तुम पास आउट होके निकलते हो, you highly disciplined, you've gone through the rigor, but you know shit, right? क्योंकि तुमने असली दुनिया में कदम ही नहीं रखा. तुम पहली बार असली दुनिया में कदम रखोगे जब तुम इस गेट से बाहर निकलोगे. अभी तुम बबल से आए हो. वो क्या बबल थी कि माँ बाप बोल रहे हैं बच्चों को पढ़ाना है, पढ़ाने से कुछ फ्यूचर बनेगा. हमारा तो धंधा है नहीं, हम तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं. तो एजुकेशन इज द पासपोर्ट टू सक्सेस. और तुमको भी कहीं पे इंटरनलाइज हो गया कि यार मेरे माँ बाप के पास बिजनेस नहीं है, मेरे को तो खुद से ही कुछ करना पड़ेगा. एंड यू बिकेम हाईली मोटिवेटेड. तुमने नर्सरी से लेके 12वीं तक अपने ग्रेड्स और अपनी जेई रैंक को ऑप्टिमाइज करने में लगा दिया. जब बाकी लोग बाहर अयाशी कर रहे थे, तुम नहीं कर रहे थे. तुम डिसिप्लिन होके पढ़ रहे थे कि तुम्हारा एक सिंगल फोकस था कि यार क्रैक करना चाहिए, कुछ भी हो जाए. आफ्टर दैट यू कम टू आईआईटी. नाउ आईआईटी भी धोखा है बिकॉज पीपल टेल यू कि एक बार जेई क्रैक कर लो हो गया. होता नहीं है कुछ. Because when you enter here, you feel कि अरे everyone is super talented, everyone is super pumped. तो मेरे को कुछ तो करना पड़ेगा. When I joined IIT, first semester I also was lax. मेरे को लगा बस माँ बाप ने बोला था जेई क्लियर कर ले, तेरे को बाइक दिला देंगे. उन्होंने बाइक दिला दी, मैं विलियम आता रहता था बाइक पे. मेरे को लगा यही है. Then I got a SGPA of 7.3 in the first semester. And one of my friends told me तू कर क्या रहा है कि कुछ नहीं होने वाला.
यू नो IITN भी यहाँ पे दर्जनों के भाव से हैं. तो if you want to really stand out, you will have to work hard. Second semester I got a 9 point something. Final semester I got a 10 SGPA. Now, the fact is कि वो पूरा टाइम की पढ़ाई में लग गया. Real life, how does it work? वो तुमको पता ही नहीं. So this sense of being lost, saying कि मेरे को असली में क्या करना है, is a very fair sense. It's not something to be to hide behind. It's a very genuine thing. I'm actually happy that you have the ability to admit कि मेरे को नहीं पता क्या करना है. So and a lot of time, a lot of you also would have this urge कि मेरे को entrepreneur बनना है. But because you don't have the right exposure, even the ideas that come to you are not real world problems. So my suggestion is go and work for a few years. If you genuinely don't know what you eventually want to do, when you get into the real working world, outside academia, right? Real working world is when you will figure out कि अच्छा मेरे को ये चीज़ सही लगती है, इसमें इंटरेस्ट है, इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है. So either you will pursue that as a profession, या तुमको कोई असली प्रॉब्लम मिल जाएगी सॉल्व करने को, you will go into the entrepreneurial world. It's a very genuine thing. It's not nothing to be ashamed of. Thank you, sir. Model तो क्या है? चले जाए यूएस चले जाए, चाइना चले जाए. किसने रोका है मतलब? And there's nothing wrong in it. If you think very passionately कि नहीं यार यही काम करना है, तो दुनिया में कहाँ हो रहा है वो काम? हिंदुस्तान में तो नहीं हो रहा. ठीक है? So if you feel कि नहीं मेरे को आज ही करना है, मेरा टाइम तो आज है. I cannot wait for India to become relevant. Very fair point, right? मैं थोड़ा वेट करूँगा, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा. ठीक है? तो you can't be waiting for the macros to take care of themselves, right? So then you decide कि ठीक है, if good work is happening in the Bay Area or good work is happening in Beijing, you go and work. I joined Grofers. मैंने 2.5 साल काम किया वहाँ पे, तो मेरे को लगा अरे अलविंदर कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ. So ये entrepreneurship जो है, the bug of entrepreneurship या confidence of doing entrepreneurship or the muscle that you have to develop as an entrepreneur, I have personally felt it comes most by working with your batchmates, and that's how all of us became entrepreneurs under false confidence of some sort, saying कि मेरा batch ठीक तो है, मेरे notes पढ़ के पास होता तो मैं भी कर लूँगा. So I think you just need that one guy to spark it off, and then everyone gets the confidence from that person. If you कि तुमको धंधा करने के लिए भी तुम 4 दीवारी से बाहर निकलना नहीं चाहते हो अपने इंस्टीट्यूट के, तो नहीं बनने वाला. I go to a lot of places. I see a lot of these incubators. It is nothing but a co-working space which you can find outside as well, and it is giving you a very familiar environment जहाँ पे same मैगी खाने को मिल रही है, ठीक है, same.